डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो परासरण दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, समपरासारी, अतिपरासारी और अल्परासारी। समपरासारी कौन से विलयन होते हैं? जिनके ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो। अतिपरासारी हुआ विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन से अधिक हो। अल्परासारी हुआ विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन से कम हो। नाम से स्पष्ट है। सेकंड हमने पढ़ा था कि परासरण क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो परासरण क्रिया दो प्रकार की होती है, बाह्य परासरण और अंतःपरासरण। जो कोशिका झिल्ली में से बाहर की ओर विलायक का प्रवाह हो रहा हो तो वो बाह्य परासरण। यदि कोशिका झिल्ली में बाहर से कहीं से विलायक का प्रवाह हो रहा हो तो अंतःपरासरण, जैसे मैंने किशमिश अंगूर का भी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि असामान्य या अपसामान्य अणुभार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एबनॉर्मल जो नॉर्मल ना हो, असामान्य जो सामान्य ना हो। जैसे मैं तुमसे कहूँ NaCl का सामान्य अणुभार आप निकालोगे। NaCl का होता है 23, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5 और दोनों को ऐड कर दो 58.5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया सामान्य। अब असामान्य कैसे हो गया? जो सामान्य मान की तुलना में या तो कम आए या अधिक आए, उसको कहते हैं असामान्य या अपसामान्य अणुभार। अणुभार के कई नाम हैं, आणविक द्रव्यमान भी लिखा आ सकता है और अणुभार मोलर मास भी आ सकता है। एक ही बात है ना, अणु का भार मोलर मास, अणुभार। तो देखिए इसको पढ़ते हैं कि असामान्य अणुभार क्या होता है। ये डेफिनेशन लिखिए हुआ, अणुभार जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक होता हो, असामान्य या अपसामान्य आणविक द्रव्यमान यह अणुभार कहलाता है। ऐसा हो क्यों जाता है? जो सामान्य मान से कभी कम आ जाता है, कभी अधिक हो जाता है। ऐसा होता है, आप सबने अणु संख्या गुण पढ़े। अणु संख्या गुण क्या होते हैं? वे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते बल्कि विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कैसे? देखो, अपसामान्य अणुभार के कारण दो हैं। पहला कारण ये है कि विलय के अणुओं का या तो संगुणन हो रहा हो या वियोजन हो रहा हो। तो मैं पहला कारण लिख देता हूँ, विलय के अणुओं का संगुणन। विलय के अणुओं का संगुणन। देखो कैसे विलय के अणुओं का संगुणन। मान ले आपने एसिटिक अम्ल लिया CH3COOH, इसके दो अणु लिए और आपने इसको जल में घोला। जैसे ही इसको जल में घोलोगे तो ये अभी दो कण थे और जब ये जल में घुलेगा तो मिलके एक बन जाएगा, यानी कणों की संख्या घट जाएगी। कैसे मिलके एक बन जाएगा? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3COH और C डबल बॉन्ड लिख सकता हूँ ऐसे, देख लो, CH3COOH। ऐसे ही मैंने एक और अणु को लिख दिया, मान लो ऐसे CH3 O और H। देखो CH3 देखो CH3COO और H। अब देखो जैसे हाइड्रोजन बंध बना लेगा, जैसे हाइड्रोजन बंध, बताओ कितना अणु रह गया? एक। यहाँ कण कितने थे? दो, यहाँ हो गए एक। अब आप सब जानते हो कि अणु संख्या गुण या अणुभार व्युत्क्रमानुपाती होता है अणु संख्या गुण के। अणुसंख्यक
गुण के, और अणु संख्या गुण भी व्युत्क्रमान और अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं मोल या कणों की संख्या। मोलों की या कणों की संख्या। देखना जरा, यहाँ 2 कण थे, रह गए 1, कणों की संख्या क्या हो गई? कम। तो कणों की संख्या कम तो अणु संख्या गुण भी क्या होंगे? कम। और अणु संख्या गुण कम होंगे तो अणु भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये यदि समझ में ना आया हो तो इसके तो मैंने फॉर्मूले भी बहुत सारे कराए हैं, ड्राइव कराए हैं। जैसे आपने किया होगा डेल्टा टी वी बराबर के वी, ध्यान आ रहा हो तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। या फिर ये भी ध्यान में आ रहा हो तो देखो डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू एम, मोलरता, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। डेल्टा टी वी के वी और एम की मोलरता की जगह क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। और तुम्हें बताऊं सी पाई बराबर सी आर टी, और सी की जगह क्या रख सकते हैं हम? सांद्रता है मोल बटे आयतन आर टी, और मोल बराबर क्या रख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन बी। अब बताओ अणुभार और अणु संख्या गुण में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। तो मैंने क्या लिखा है? अणुभार व्युत्क्रमानुपाती अणु संख्या गुण। सब में यही होगा। देखो ये अणुभार और ये अणु संख्या गुण, कैसा संबंध है इन दोनों में? व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती ऊपर होता तो समानुपाती का संबंध रहता, अभी कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हमेशा अणु संख्या गुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, या ये कहूँ कि अणुभार अणु संख्या गुणों की क्या होती हैं? व्युत्क्रमानुपाती। और अणु संख्या गुण समानुपाती किसके होते हैं? मोलों की संख्या पर। यदि मोल ज़्यादा होंगे तो अणु संख्या गुण भी बढ़ेंगे। देख लो तुम भले ही, अणु संख्या गुण किसके? मोल संख्या के समानुपाती होते हैं। ये समझ में आ गया? अब देखिए, अब समझो, यहाँ 2 कण थे, कण क्या हो गए? कम, यानी कणों की संख्या में हो गई कमी, मूलों की संख्या में क्या हो गई? कमी। तो अणु संख्या गुण भी क्या हो जाएंगे? कम। तो बताओ अणु भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कोई तुमसे पूछे कि विलेय के अणुओं के संगुणन से क्या हो जाता है? अणु भार सामान्य अणु भार की तुलना में अधिक हो जाता है हमेशा। कौन सी कंडीशन में? विलेय के अणुओं का संगुणन। जब विलेय को आप घोलते हो और उसके अणु यदि संगुणित हो जाए तो अणु भार हमेशा बढ़ जाएगा। वियोजन हो जाए तो घट जाएगा, यही है। अभी अपन वियोजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई विलेय के अणुओं के संगुणन का? जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ को घोला जाता है, यदि विलेय पदार्थ का संगुणन हो जाए तो अणु संख्या गुण घट जाते हैं, मोलों की संख्या घट जाती है, लेकिन सामान्य अणुभार की तुलना में प्रेक्षित अणुभार क्या आता है? अधिक आता है। सामान्य अणुभार जैसे इसका अणुभार हम निकालें कुछ होगा, उससे ये क्या आएगा? हमेशा इसका अधिक आएगा, क्योंकि कणों की संख्या में कमी होगी, ठीक है। अब दूसरा है विलेय के अणुओं का वियोजन। विलेय के अणुओं का वियोजन। जब वियोजन होता है तब क्या होगा? देखो मान लो नमक है NaCl, अभी ये कण है, और जैसे ही इसको जल में डाला तो ये Na+ और Cl- में व्यंजित होगा। कणों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 2, 1 1 2।
तो अब देखो यहाँ क्या होगा अणुभार का, अणुभार में मोलिकुलर मास m, समानुपाती अणु संख्या गुण मतलब मैंने पाई लिख दिया, समानुपाती 1/, मोलों की संख्या n। यहाँ देखो कण कितने हो गए 2, मानी कणों की संख्या में हो गई वृद्धि, तो n बढ़ गया, पाई बढ़ गया, तो अणुभार क्या हो गया, घट जाएगा। तो कौन सी स्थिति में घटता है, जब विलय के अणुओं का वियोजन हो रहा हो। ध्यान रखना, जब भी विलय के अणुओं का वियोजन हो रहा हो तो अणुभार सामान्य अणुभार की तुलना में घट जाता है। प्रेक्षित अणुभार सामान्य अणुभार की तुलना में घट जाता है जब वियोजन हो रहा हो तो, और संगुणन हो रहा हो तो बढ़ जाता है। इसके आगे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वाकई में हाँ घट गया। कई बार तो डबल हो जाता है सीधे। ठीक है, तो ये दोनों और थ्योरी इसकी पढ़ लेना। ठीक है, वियोजन की स्थिति में और संयोजन की स्थिति में क्या, वियोजन की स्थिति में क्या होगा, जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो उसका जब वियोजन हो जाता है तब मोलों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणु संख्या गुण का मान बढ़ जाता है, लेकिन अणुभार सामान्य मान की तुलना में घट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपसामान्य अणुभार या अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, कई नाम है, या असामान्य आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश में वही एबनॉर्मल, नाम से ही पता है, जो नॉर्मल ना हो एबनॉर्मल। नॉर्मल कौन सा ना हो, मतलब सामान्य मान की तुलना में या तो कम आ जाए या अधिक आ जाए। अधिक कब होगा, जब अणुओं का क्या होना चाहिए, संगुणन, और वियोजन में क्या होगा, कम। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बार्नट हॉफ गुणांक। बार्नट हॉफ गुणांक, एक वैज्ञानिक थे बार्नट हॉफ, इन्होंने बार्नट हॉफ गुणांक बताया था। क्या होता है बार्नट हॉफ गुणांक, देखो बार्नट हॉफ गुणांक, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। बार्नट हॉफ गुणांक का मतलब समझाता हूँ अभी। बार्नट हॉफ गुणांक का फॉर्मूले से डेफिनेशन आ जाएगी, सामान्य विलेय का सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे आ जाएगी कि विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होने पर विलेय का सामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार के अनुपात को बार्नट हॉफ गुणांक कहते हैं। बार्नट हॉफ ने इस फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ गई, जब विलयन में विलेय के अणुओं का या तो संगुणन हो रहा होगा उस समय, और या फिर वियोजन हो रहा हो। इस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए कि वियोजन और संगुणन की स्थिति में ये कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए बार्नट हॉफ ने ये बताया कि सामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार के अनुपात को यदि भाग दे दो तो बार्नट हॉफ गुणांक I आ जाएगा, और इसी से हम संगुणन या वियोजन निकाल लेंगे। आगे मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि संगुणन वियोजन कैसे बार्नट हॉफ गुणांक निकलता है। लेकिन ये तभी मान्य है जब विलेय को विलायक में घोला जाए और यदि उसका संगुणन या वियोजन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बार्नट हॉफ गुणांक हमें निकालना पड़ेगा। इसके कई कारक, कई नाम हैं बार्नट हॉफ गुणांक के, बार्नट हॉफ कारक, बार्नट हॉफ घटक और बार्नट हॉफ गुणांक। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अणुभार व्युत्क्रमानुपाती होता है अणु संख्या गुण के, अणु संख्यक गुण। तो बताओ, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सामान्य अणुभार को मैं यदि अणु संख्या गुण के रूप में लिखूं तो ऊपर की चीज नीचे आनी चाहिए, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ सामान्य अणुभार है, मैं यदि अणु संख्या गुण लिखना चाहूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, सामान्य अणु संख्यक गुण।
और यदि मैं इसको असामान्य अणुभार को ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? असामान्य अणुसंख्यक गुण। यानी ऊपर की चीज नीचे, नीचे की ऊपर, और अणुभार की जगह क्या आ जाएगा? अणुसंख्यक गुण। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बांटव गुणांक का, ध्यान से देखना। सामान्य अणुभार, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/1 सामान्य अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण। ये तो सामान्य की जगह आ गया, इंटू ऊपर तो बनाई। असामान्य अणुभार की जगह क्या लिखूंगा? अणुसंख्यक गुण तो 1/, फिर से 1/, असामान्य की जगह असामान्य अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक। अब देखो ये कौन सी संख्या है? तीसरी। एक तो ऊपर था 1/1, जो कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। तो ये यहीं पे लिख सकता हूँ मैं इसे, असामान्य अणुसंख्यक गुण। लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। देखो असामान्य तो ऊपर पहुंच गया, और सामान्य नीचे आ गया, और अणुभार की जगह कौन सा वर्ड जुड़ने लगा? अणुसंख्यक गुण। बांटव गुणांक आई। यदि मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ फॉर्मूले को, ये जरूरत पड़ेगी सब फॉर्मूले की, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। परिभाषा तो यही है कि सामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार के अनुपात को बांटव गुणांक कहते हैं, जब विलेय का विलयन में संगुणन या वियोजन हो रहा हो तब की स्थिति। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो आएगा। अच्छा, इसको असामान्य को हम प्रेक्षित बोल सकते हैं, प्रेक्षित, प्रेक्षण से निकाला गया है, प्रेक्षित या असामान्य अणुभार। अब देखो ये असामान्य अणुसंख्यक गुण कब आता है? संगुणन या वियोजन के बाद। तो अणुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसके समानुपाती होते हैं? कणों की संख्या होते हैं, कणों की संख्या। तो यदि मैं यहाँ अणुसंख्यक गुण की जगह कणों की संख्या लिखूँ तो भी कोई गलती नहीं है। यानी प्रेक्षित या असामान्य कणों की संख्या। जी असामान्य कणों की संख्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि या तो वियोजन हो रहा हो या संगुणन हो रहा हो। तो ऊपर कौन से वर्ड आ जाएंगे? संगुणन या वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या। लेकिन कौन से कुल कणों की संख्या? भाई अणुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं? कुल कणों पर निर्भर करते हैं। पर कण कौन से? प्रेक्षित या असामान्य। तो ये असामान्य कब आएंगे? जब विलयन में विलेय के अणुओं का या तो संगुणन हो रहा हो या वियोजन हो रहा हो। तो संगुणन या वियोजन के बाद, संगुणन या वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या। नीचे क्या आएगा? सामान्य अवस्था में कुल कणों की संख्या। ये तो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में कुल कणों की संख्या। अब ये तो सारे फॉर्मूले एक से ही बने हैं। मान लो ऐसा पूछ लिया सामान्य अणुसंख्यक गुण निकालना है तुम्हें, सामान्य अणुसंख्यक गुण, सामान्य अणुसंख्यक गुण बराबर I इंटू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। एक फॉर्मूला है। इससे देखो तुम्हारे जितने भी अणुसंख्यक गुण के फॉर्मूले आए थे, जैसे एक फॉर्मूला ये आया था आपका
केवी इंटू WB/MB इंटू 1000/WA। यदि मैं इसमें I का गुणा कर दूं तो कौन सा आ जाएगा वो? ये सामान नहीं, ये प्रेक्षित निकला है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। यहाँ कौन सा है? सामान्य। तो सामान्य अणुसंख्यक गुण कौन से होते हैं? ये है कि नहीं? केवी इंटू WB/MB इंटू 1000/WA। यदि मैं उसमें I का मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सा बन जाएगा वो? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। मान लो मुझे ये क्वथनांक मूल्यन वाला था, मुझे मांगम्य अवनमन वाला चाहिए, तो सामान्य अणुसंख्यक गुण मांगम्य अवनमन का क्या होता है? KF इंटू WB/MB इंटू 1000/WA। और इस पूरे में यदि मैं I का मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ कौन सा अणुसंख्यक गुण आ जाएगा? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। कई बार वो टीम पूछ लेता था कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुण है, इसका प्रेक्षित अणुसंख्यक फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रेक्षित मतलब प्रेक्षण से निकालें तो I का मल्टीप्लाई। यदि I का मान 1 आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, 1 से कम ज़्यादा होगा तो पता चल जाएगा कम आ रहा है क्या अधिक आ रहा है। ऐसे ही एक था पाई बराबर CRT, और यदि मैं इसमें I का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया? प्रेक्षित अणुसंख्यक। चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। बार्नटॉक गुणांक या बार्नटॉक घटक से आप क्या समझते हो? इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो डेफिनेशन तो आप तुरंत बता दोगे। विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होने पर विलेय का सामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार के अनुपात को बार्नटॉक गुणांक कहते हैं। फिर आता है इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग में आप पहले ही अनुप्रयोग लिख देना कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण ज्ञात करने में। बिल्कुल, बार्नटॉक गुणांक की सहायता से यदि इसका मान पता हो तो सामान्य से हम क्या निकाल लेंगे? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। दूसरा आप लिख सकते हो संगुणन या वियोजन के बाद कुल कण ज्ञात करने में, क्योंकि सामान्य अवस्था में कुल कण तो दिए ही होंगे, और यदि बार्नटॉक गुणांक का मान पता हो तो आप संगुणन वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। दूसरा असामान्य अणुभार ज्ञात करने, सामान्य अणुभार ज्ञात करने में यानी I का मान पता हो तो असामान्य अणुभार में I का मल्टीप्लाई कर दो तो सामान्य अणुभार आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि I का मान निकालते कैसे हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ संगुणन वियोजन होगा, कैसी रिएक्शन होंगी, उनमें हम निकाल पाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूले तो अभी ज़रूरत पड़ेगी तो लिखे रहने दो, मैं तब तक इधर उन्हें समझा दूँ। देखो क्वेश्चन बताता हूँ मैं किस तरह से आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न विलयनों के लिए बार्नटॉक गुणांक की गणना करो। यानी कोई विलयन है जिसके लिए हमें I का मान ज्ञात करना है। वो विलयन क्या है? नंबर 1 विलयन दिया है KCl 80% वियोजन। 80% क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। यानी कि एक विलयन है KCl पोटेशियम क्लोराइड, जिसका वियोजन कितना कह रहा है? 80% वियोजन हो रहा है। ठीक है, 100 में से कितना? 80%, यानी 20% नहीं हो रहा है, 80% ये वियोजित हो रहा है KCl। जैसे इसको जल में डाला तो ये 80% वियोजित हो रहा है। उस स्थिति में बार्नटॉक गुणांक की गणना करो। तो देखो जरा सा दिया है क्वेश्चन, बार्नटॉक गुणांक निकालना है। विलयन में KCl है जो 80% वियोजित हो रहा है, I अपन को फाइंड करना है। तो जैसे ही मैं इसको जल में घोलूंगा तो ये कैसे वियोजित होगा? आपने KCl NaCl को तो वियोजन पढ़ा होगा। NaCl भी कैसे वियोजित होता है? Na+ और Cl-। तो Na के पोटेशियम भी तो Na परिवार का ही सदस्य पोटेशियम है कि नहीं? तो देखो K+ और Cl- वियोजित हो गया। स्टार्टिंग में इसकी सांद्रता थी 1। मान लो स्टार्टिंग में कितनी थी? 1। जब समय क्या था? T = 0।
स्टार्टिंग में जब समय 0 रहा होगा तब सांद्रता इसकी कितनी मान ली मैंने 1। तो बताओ जी स्टार्टिंग में तो टूटा नहीं होगा, वियोजित नहीं हुआ होगा। जब t 0 ही है, समय 0 ही है, नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग क्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो उस समय तो वियोजन कितना होगा 0 0। इस अवस्था को हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था। कुछ समय बाद, मैं कह रहा हूं t समय बाद, t समय बाद कुछ न कुछ तो वियोजन होगा। मान लो मैंने x बाय z जो मानना है मान लो अल्फा में वियोजित हो गया। क्या में? अल्फा में वियोजित हो गया। एक सांद्रता का विलयन अल्फा में वियोजित हो गया, तो यहाँ कितना बचा होगा? 1 माइनस अल्फा। भाई अल्फा जे लेकिन बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। तो ये तो वियोजन से पहले की स्थिति है और ये वियोजन के बाद की स्थिति है। हम आई कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑफ गुणांक। हम कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑफ गुणांक? आई बराबर जीरा फॉर्मूला, संगुणन या वियोजन के बाद कुल कण। तो संगुणन या वियोजन के बाद कुल कण कितने हैं? ये बचे कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन नीचे क्या था? सामान्य अवस्था में कुल। सामान्य अवस्था में कण कितना? 1। सॉल्व करोगे इसको तो आई बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा से अल्फा कट गई, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, समीकरण 1। हमें अल्फा चाहिए तो आई आ जाएगा। आई दिया नहीं, लेकिन हिंट दिया हमें एक, देखो ये 80% वियोजन, माने अल्फा दिया है हमें। कितने अल्फा, कितने परसेंट वियोजित हो रहा है अल्फा? 80%। तो अल्फा बराबर हमें दिया है 80% वियोजन। अल्फा बराबर कितने परसेंट? 80%। मैं इस परसेंटेज को हटाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 80/100 लिख सकता हूँ। परसेंटेज हटा दी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 0.8। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा? आई बराबर 1 प्लस 0.8, तो आई बराबर आ गया 1.8। बांटोप गुणांक आ गया 1. वो आई बांटोप गुणांक आ गया 1.8। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।